ईरान बाहरी दुश्मनों से ज्यादा आज अपने भीतर सुलग रही चिंगारी से परेशान है। सवाल बड़ा है, क्या मुश्तबा खामेनी इस चौतरफा संकट में मुल्क को एकजुट रख पाएंगे? एक तरफ युद्ध और आर्थिक पतन का डर है, दूसरी तरफ आजादी और रोजगार चाहती नई युवा पीढ़ी का भारी आक्रोश। सत्ता के गलियारों में कट्टरपंथियों और सुधारवादियों के बीच शह मात का खेल जारी है, तो वहीं पारंपरिक सेना बनाम राजनीतिक नेतृत्व की दरारें भी गहरी हो चुकी है। क्या युद्ध के समय राष्ट्रवाद सरकार का सुरक्षा कवच बनेगा या फिर अंदरूनी बगावत नया जन विद्रोह सुलगाएगी? एक नेता, कई संकट, आखिरकार क्या करेंगे मुश्तबा खामेनी? देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। फरवरी 2026 में अमेरिका इजरायल के हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी मारे गए। लगभग एक हफ्ते बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके बेटे मुस्तफा खामेनी को नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। लेकिन ये कुर्सी जितनी बड़ी है, चुनौतियां उससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। युद्ध, आर्थिक तबाही, जनता का गुस्सा और सत्ता के भीतर की खींचतान। मुस्तफा को विरासत में एक जलता हुआ ईरान मिला है। फरवरी-मार्च 2026 का युद्ध ईरान के लिए बेहद विनाशकारी साबित हुआ। खुद सर्वोच्च नेता की हत्या और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी के बाद कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर रहा। युद्ध विराम के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए। कट्टरपंथी खेमा मानता है कि युद्ध विराम की शर्तें अपमानजनक थीं, जबकि सुधारवादी सोच वाला धड़ा अमेरिका से बातचीत के जरिए प्रतिबंध हटवाना चाहता है। युद्ध से पहले ही ईरान की अर्थव्यवस्था संकट में थी। रियाल की कीमत लगातार गिर रही थी। महंगाई दर 30% से ऊपर बनी हुई थी और खाने पीने की चीजों की महंगाई तो 70% तक पहुंच गई थी। विश्व बैंक ने अनुमान जताया कि 2025 और 2026 दोनों साल ईरान की अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी। हालात इतने खराब है कि सब्सिडी वाली रोटी बेचने वाली बेकरियां भी अब सरकारी सब्सिडी छोड़कर बाजार भाव पर बिक्री करने लगी हैं। मजदूरों, पेंशनरों, किसानों, हर तबके की एक ही मांग है, बकाया वेतन और बुनियादी सुविधाएं मिलें। दिसंबर 2025 में शुरू हुआ जन आंदोलन ईरान के 200 से ज्यादा शहरों तक फैल गया। 1979 की क्रांति के बाद का सबसे बड़ा जन विद्रोह दिखा। सरकारी दमन में हजारों प्रदर्शनकारियों की जान गई जब मुस्तफा को नया नेता घोषित किया गया। कई इलाकों में घरों की खिड़कियों से मुस्तफा के मौत के नारे गूंजे। खामेनी के अंतिम संस्कार के दौरान भी जहां एक तरफ सरकार समर्थकों की भीड़ जुटाई गई, वहीं दूसरी तरफ प्रतिरोध की गतिविधियां जारी रहीं। यानी सत्ता के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है।
राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जैसे व्यवहारिक नेता अमेरिका से बातचीत और प्रतिबंध हटाने के पक्ष में हैं, जबकि कट्टरपंथी खेमा बदले की भावना से भरा है। विश्लेषकों का कहना है कि युद्ध के दबाव ने व्यवस्था को कुछ समय के लिए एकजुट रखा, लेकिन शांति का दौर असली परीक्षा साबित होगा जब गुटों के बीच असली मतभेद खुलकर सामने आएंगे। अब सवाल उठता है, क्या मुस्तफा इन सारी दरारों को पाट पाएंगे? ईरान का भविष्य किस ओर? युवा पीढ़ी धार्मिक शासन से बदलाव की ओर बढ़ रही है। लोकतंत्र और शाही दौर के प्रतीकों को मिल रहा समर्थन। सुधारवादी और कट्टरपंथी धड़ों में सत्ता की खींचतान जारी। IRGC की बढ़ती ताकत, भविष्य की राजनीति पर बड़ा सवाल। आर्थिक संकट के बीच विरोध प्रदर्शन फिर तेज होने के संकेत। 2009, 2022 और 2025-26 में बार बार भड़का जन आक्रोश। युद्ध के समय राष्ट्रवाद से सरकार को अस्थायी समर्थन मिला। युद्ध के बाद आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हावी पड़ सकते हैं। मुस्तफा खामेनेई के पास ना कोई चुनावी जनादेश है, न जनता के बीच खुली पहचान। उनकी ताकत सीधे IRGC और सुरक्षा तंत्र से आती है। युद्ध ने फिलहाल व्यवस्था को एक साथ बांधे रखा है, लेकिन शांति के इस दौर में असली इम्तिहान शुरू होगा। आर्थिक तबाही, युवाओं का गुस्सा और सत्ता के भीतर की रसाकशी, ये तीनों मिलकर तय करेंगे कि मुस्तफा का ईरान एकजुट रहेगा या फिर टूटने के कगार पर पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मुस्तफा खामेनेई के हाथों में ईरान की कमान आते ही दुनिया की नजरें टिक गई हैं उनकी विदेश नीति पर। सवाल बड़ा है कि मुस्तफा की इस नई कुर्सी से पुरानी दुश्मनी जारी रहेगी या शुरू होगी नई कूटनीति। क्या अमेरिका इजराइल ही रहेंगे दुश्मन नंबर 1 या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए बदले की आग भड़कती रहेगी, या फिर रूस के साथ सैन्य ऊर्जा गठजोड़ और चीन के बेल्ट एंड रोड निवेश से ईरान कोई नया चक्रव्यूह रचेगा। सबसे बड़ा सस्पेंस सऊदी और UAE जैसे अरब देशों को लेकर है कि क्या खाड़ी में रिश्ते सुधरेंगे या टकराव लौटेगा। खास रिपोर्ट देखिए।
सर्वोच्च नेता की कुर्सी बदल गई, लेकिन क्या ईरान की विदेश नीति भी बदलेगी? मुज्तबा खामनेई को विरासत में मिला है एक ऐसा ईरान जो अमेरिका इजराइल से युद्ध लड़ चुका है और जिसके पड़ोसी अरब देश असमंजस में हैं। दोस्ती बढ़ाएं या दूरी? सवाल एक ही है कि मुज्तबा का ईरान दुनिया से घिरेगा या दुनिया को घेरने की कोशिश करेगा। फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल के हमलों में खुद अली खामनेई मारे गए। जवाब में ईरान ने इजराइल, अमेरिकी अड्डों और खाड़ी के अरब देशों पर मिसाइल ड्रोन हमले किए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया। जून में अमेरिका ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ, जिसे मुज्तबा ने लिखित बयान में समर्थन दिया। हालांकि उन्होंने अपनी आपत्तियां भी जताई, लेकिन अमेरिका का रुख अब भी सख्त है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि नए सर्वोच्च नेता को अमेरिका से मंजूरी लेनी होगी और सीनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे नेता खुले तौर पर कह चुके हैं कि मुज्तबा का अंजाम भी पिता जैसा हो सकता है। सवाल है कि क्या बदले की नीति हावी रहेगी? असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के एक सदस्य के मुताबिक खुद स्वर्गीय खामनेई की सलाह थी कि एक नया नेता ऐसा हो जिसे दुश्मन नफरत करे। यानी टकराव की विरासत जानबूझकर आगे बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति पेजेशियान जैसे व्यवहारिक नेता चाहते हैं कि बातचीत जारी रहे ताकि प्रतिबंध हटे और अर्थव्यवस्था संभल सके। यही खींचतान आने वाले महीनों में मुज्तबा की असली परीक्षा होगी। दशकों से ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती और इराक, सीरिया की मिलिशिया के जरिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ा किया था, लेकिन 2024 से 26 के लगातार युद्ध ने इस नेटवर्क को पूरी तरह कमजोर कर दिया। हिजबुल्लाह ने खामनेई की हत्या के बदले में इजराइल पर अटैक किए, जिससे लेबनान में नई जंग छिड़ गई। लेकिन ये जवाबी कार्रवाई क्षणिक साबित हुई। जानकारों का मानना है कि सैन्य रूप से बर्बाद हो चुका ये नेटवर्क अब पहले जैसी ताकत से दोबारा खड़े होने में सालों लगा सकता है। परमाणु कार्यक्रम की बात करें तो नातांज जैसी सुविधाओं पर सीधा हमला हो चुका है। अमेरिका और इजराइल का मकसद ही यही था कि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाए। ईरान के सलाहकार कमाल खराजी पहले कह चुके हैं कि तकनीकी तौर पर ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, लेकिन खामनेई का फतवा इसे रोकता है। हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर देश का वजूद खतरे में पड़े तो ये रुख बदल भी सकता है। यानी अगर परमाणु कार्यक्रम और आक्रामक होगा या नहीं, ये इस पर निर्भर करेगा कि मुज्तबा टकराव का रास्ता चुनते हैं ये बातचीत का। रूस और ईरान का रिश्ता यूक्रेन युद्ध के बाद और गहरा हुआ है। खामनेई के दौर में ईरान ने रूस को ड्रोन और हथियार तकनीक दी, बदले में रूस से सैन्य और कूटनीतिक समर्थन मिला। जनवरी 2026 में ईरान, रूस और चीन ने एक व्यापारिक रणनीतिक समझौते पर दस्तखत किए, जो तीनों देशों के बीच सहयोग को औपचारिक बनाता है। युद्ध के दौरान रूस ने खाड़ी के अरब नेताओं से बातचीत कर तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन सीधे तौर पर ईरान का सैन्य बचाव नहीं किया। ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग जारी है। रूस का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ईरान से होकर गुजरता है, जो पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने का एक रास्ता बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस अपनी यूक्रेन जंग में उलझा होने की वजह से ईरान को उतना समर्थन दे पाएगा जितना मुज्तबा को चाहिए? जानकारों का कहना है कि रूस के लिए ईरान एक रणनीतिक साझेदार तो है, लेकिन प्राथमिकता नहीं। यानी ये रिश्ता व्यावहारिक ज्यादा है, गहरी दोस्ती कम। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। – 2021 में हुए 25 साल के व्यापक सहयोग समझौते के तहत चीन ईरान में निवेश और बुनियादी ढांचे पर काम कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ईरान चीन के लिए मध्य एशिया और खाड़ी के बीच एक अहम कड़ी है। डॉलर के विकल्प के तौर पर भी चीन की भूमिका बढ़ रही है। क्षेत्र में अब स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, जिसे कुछ विश्लेषक पेट्रो युआन कहते हैं, तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन चीन की रणनीति साफ है कि वो ईरान का साथ देता तो है, मगर सीधे टकराव में उतरने से बचता है। जब सितंबर 2025
2010 में यूरोपीय देशों ने ईरान पर फिर प्रतिबंध लगाए तो चीन ने कहा कि दुनिया को ईरान पर दबाव बनाना बंद कर देना चाहिए। मगर व्यावहारिक स्तर पर चीन ने अपने आर्थिक हित पहले रखे हैं। मुज्तबा के लिए चीन एक भरोसेमंद आर्थिक सहारा है, लेकिन सैन्य टकराव में साथी नहीं। 2023 में चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान के बीच जो सुलह हुई थी वो फरवरी 2026 के युद्ध से बुरी तरह हिल गई। युद्ध के दौरान ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन पर भी मिसाइल ड्रोन हमले किए। यूएई पर सबसे ज्यादा हमले हुए, इजराइल से भी ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि खाड़ी देशों के भीतर भी रणनीति बंट गई। सऊदी अरब ने कुछ ईरानी राजनयिकों को निष्कासित जरूर किया, लेकिन तेहरान में अपना दूतावास बंद नहीं किया, यानी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। यूएई का रुख इसके उलट कहीं ज्यादा सख्त है। उसने इजराइल से आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल किया और बदले में ईरान पर जवाबी हमले किए। कतर ने भी अपनी धरती पर अल उदेद एयरबेस पर हमला झेला, लेकिन फिर भी कूटनीतिक संयम दिखाया। दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच भी दरार गहरी हो गई है। दोनों अब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनते जा रहे हैं, चाहे यमन का मसला हो या इजराइल से नजदीकी का। जानकारों का कहना है कि खाड़ी देश अब अमेरिका, चीन और रूस तीनों के बीच संतुलन बनाकर अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एक पाले में पूरी तरह जाने से बच रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अमेरिका इजराइल से दुश्मनी फिलहाल कम होने के आसार नहीं। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कमजोर है लेकिन खत्म नहीं। रूस और चीन आर्थिक रणनीतिक सहारा तो है मगर सैन्य गारंटी नहीं। और अरब पड़ोसी खुद बचे हुए हैं। मुज्तबा के सामने चुनाव यही है कि बदले और टकराव की पुरानी लाइन पर चलें या बातचीत और आर्थिक सुधार की नई राह पकड़ें। यही तय करेगा कि आने वाले सालों में ईरान अकेले पड़ता है या नए दोस्त बनाकर खुद को फिर से मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।